गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। अब तक मैंने अपने संविधान के लेक्चर में 9 लेक्चर ख़त्म किया है, जिसमें पिछले लेक्चर में मैंने 1909 के अधिनियम की चर्चा की। और मैं आपको बता दूं कि ये मैंने 1773 के अधिनियम से शुरू किया और सारे एक्टों को पढ़ाते हुए मैं आज 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम पढ़ाऊँगा, जिसे कि हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप मेरे पिछले दिए गए सभी लेक्चरों का नोट्स बना ज़रूर लीजिएगा, वरना बीच से वीडियो देखने में या बीच से लेक्चर को आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो मेरे अब तक जितने भी लेक्चर हैं उनको अगर आपने प्रॉपर नोट्स नहीं बनाया होगा तो मेरा ये वीडियो चैनल आपके लिए यूज़फुल नहीं है। तो आज मैं चर्चा करूंगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के बारे में। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के संवैधानिक विकास क्रम में। और अब हम धीरे धीरे इस वाले पार्ट को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरा अगला लेक्चर होगा 1935 का अधिनियम, फिर एक लंबा जो चार्टर एक्ट और काउंसिल एक्ट को आप पढ़ते आ रहे हैं ये ख़त्म हो जाएगा। फिर हम उसके बाद संविधान के अंदर वाले हिस्से में प्रवेश करेंगे, जिसमें हम भाग अनुच्छेद को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज मैं भारतीय परिषद अधिनियम 1919 की चर्चा करूंगा। जैसा कि आपने देखा कि हर अधिनियम के पहले कुछ ना कुछ कारण है। बिना कारण के कोई काउंसिल एक्ट या कोई चार्टर एक्ट भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा नहीं आया, तो इसका भी कारण है। 1919 का अधिनियम लाने का क्या कारण है, इसके पीछे क्या कारण है, आप ये जानते हैं। 1919 का दौर प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। इसके पहले आप ये जानते हैं कि 1916 में होम रूल लीग आंदोलन शुरू हो चुका था। होम रूल लीग आंदोलन में भारतीयों के द्वारा स्वशासन की मांग बढ़ती चली जा रही थी। और उसी के बाद 1917 में मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र है, वो आ चुका था। मॉन्टेग्यू घोषणा पत्र में उन्होंने वादा कर दिया था कि हम भारतीयों को धीरे धीरे शासन में हिस्सा देंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेना उद्देश्य था, क्योंकि अगर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का वो सहयोग चाहते हैं तो उसके लिए उनको खुश करना जरूरी है। इधर भारतीय स्वशासन की मांग कर रहे थे, मॉन्टेग्यू ने थोड़ा समर्थन कर दिया। मॉन्टेग्यू उस समय भारत सचिव थे, तो मॉन्टेग्यू ने बोल दिया ठीक है, हम धीरे धीरे भारतीयों को शासन में भागीदार बनाएंगे। इसी को हम मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन कहते हैं। और ये मांग उठाई किसने? ये मांग उठाई थी होम रूल लीग ने 1916 में, जिसकी स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था, जिसको आप इतिहास में पढ़ेंगे। तो इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में के दौरान जो असंतोष उपजा और भारतीयों द्वारा जो मांग उठी, उन सब को ध्यान में रखते हुए भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए ये अधिनियम लाया गया। वैसे हर अधिनियम के पीछे कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार भारतीयों को कुछ ना कुछ दे करके शांत कराने की पॉलिसी अपनाती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें उनका ही फ़ायदा होता था, भारतीयों को ज़्यादा नहीं मिलता था। तो ये एक्ट भी उसी क्रम में आया था कि किसी तरह से भारतीयों के अंदर जो भी गुस्सा या असंतोष है उसको शांत किया जाए और थोड़ी बहुत मांगों को मान करके हम ये दिखा दें कि हम भारत में बहुत बड़ा एक सुधार कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम इस अधिनियम की चर्चा करेंगे। तो इस अधिनियम के बैकग्राउंड को तो आप याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध का दबाव भी था, इधर भारत में स्वशासन की मांग उठ रही थी, तो कोई बहुत बड़ा जन विद्रोह ना सामने खड़ा हो जाए, इसीलिए भारतीयों को खुश करना जरूरी था। इस अधिनियम का जो पहला महत्वपूर्ण प्रावधान है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ये है कि प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत की गई। द्वैत मतलब दोहरा कह सकते हैं, इंग्लिश में इसे डायरकी बोलते हैं। तो प्रांतों में डुअल गवर्नमेंट या डायरकी सिस्टम की शुरुआत की गई। अब ये प्रांतों में द्वैत शासन का मतलब क्या है? देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि पिछले वीडियो से मैं आपको समझा रहा हूँ कि दो तरह की विधान परिषद थी। एक केंद्रीय विधान परिषद, जिसे हम सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल या ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे। दूसरा थी प्रांतीय विधान परिषद। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल गवर्नर जनरल के कंट्रोल में थी और प्रांतीय विधान परिषद गवर्नर लोग हैंडल करते थे। अब यहाँ पर यह किया गया कि प्रांतों में द्वैत शासन लाया गया, यानी कि जो प्रांतीय विधान परिषद थी
उसमें डुअल गवर्नमेंट सिस्टम शुरू किया गया, मतलब कि द्वैत शासन शुरू किया गया, यानी प्रांतों के विषय को दो भागों में बांट दिया गया। पहले को कहा गया स्थानांतरित विषय, ट्रांसफर सब्जेक्ट। दूसरे को कहा गया आरक्षित विषय यानी रिजर्व सब्जेक्ट। अब देखिए, हस्तांतरित विषय या ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि आते थे, और रिजर्व सब्जेक्ट के अंतर्गत सभी महत्वपूर्ण विषय थे। राजस्व, पुलिस, वित्त, जस्टिस, युद्ध, शांति, ये सभी रिजर्व सब्जेक्ट में थे। यानी कि रिजर्व सब्जेक्ट में सारे महत्वपूर्ण विषय थे और हस्तांतरित विषय यानी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट में सभी लोकल इश्यूज़ थे। तो अब प्रांतों के मुद्दों को दो विषयों में बांटा गया था, आरक्षित विषय और स्थानांतरित विषय। इसको आप समझ लीजिएगा। यानी अब प्रांत का जो शासन व्यवस्था है उसमें दो प्रकार की लिस्ट बना दी गई। अब ऐसा क्यों किया गया, अभी आप आगे समझेंगे। आरक्षित विषय को पहले ना समझते हुए हम स्थानांतरित विषय को समझेंगे। स्थानांतरित विषय पर कानून बनाने का अधिकार, जो भी आप देख रहे हैं स्थानांतरित विषय में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन थे, इन पर कानून बनाने का अधिकार भारतीयों को दिया गया। अब भारतीयों क्या मतलब था कि देखिए, प्रांतीय विधान परिषद में कुछ सदस्य नॉमिनेटेड होते थे, कुछ सदस्य इलेक्टेड होते थे। यानी कुछ सदस्य निर्वाचित होते थे, कुछ सदस्य नॉमिनेटेड होते थे, यानी कि मनोनीत थे और निर्वाचित थे। यानी प्रांतीय विधान परिषद में मनोनीत सदस्य थे और निर्वाचित सदस्य थे। तो निर्वाचित सदस्यों में भारतीय थे। तो प्रांतीय विधान परिषद में जो भी निर्वाचित भारतीय सदस्य गए थे, उन्हें कहा गया कि भैया अब तुम स्थानांतरित विषयों पर कानून बना सकते हो। तो इस प्रकार पहली बार भारतीयों को एक अलग अधिकार दिया गया कि भाई स्थानांतरित विषय हैं, इन पर आप कानून बनाइए। ये कौन भारतीय थे? जो गवर्नर के अधीन प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित भारतीय सदस्य थे, जो कि निर्वाचन के थ्रू जाते थे। तो एक तरह से आज की स्थिति जैसे विधानसभा होती है, उसमें सदस्य होते हैं, वो मिलकर के राज्यों के लिए कानून बनाते हैं। तो उसी प्रकार कहा गया जो भी गवर्नर जनरल के अधीन जो भी विधान परिषद में निर्वाचित भारतीय हैं, वो इन विषयों पर कानून बना सकते हैं, जिनको स्थानांतरित विषय कहा गया। लेकिन आरक्षित विषय के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण विषय थे, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, युद्ध, शांति, ये सब भारतीयों को नहीं दिए गए। कहा गया इन पर गवर्नर जनरल और उनकी कार्यकारिणी परिषद ही कानून बनाएगी। यानी आरक्षित विषय जो कि जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दे थे, वो सब दे दिया गया गवर्नर और उसके कार्यकारिणी परिषद के अधीन थे। भारतीयों को बस स्थानांतरित विषय दे दिए गए कि आप इन पर कानून बनाइएगा। एक तरह से मॉन्टेग्यू ने जो 1917 में वादा किया था, उसी को किसी न किसी तरीके से आकर के पूरा किया, ये दिखाने के लिए कि अब हम भारतीयों को भी कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, आप देख रहे हैं कि उन भारतीयों के पास कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं था, क्योंकि सारे महत्वपूर्ण मुद्दे तो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद के अधीन थे। यानी कि जब आरक्षित विषय पर कानून बनाना होता था, जैसे राजस्व, न्याय, वित्त, पुलिस, ये सभी आरक्षित विषय हैं, तो जब आरक्षित विषय या रिजर्व सब्जेक्ट पर कानून बनाना होता था, तो गवर्नर अपनी कार्यकारिणी परिषद से सलाह लेता था। लेकिन जब हस्तांतरित विषय या ट्रांसफ़र सब्जेक्ट जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य इत्यादि पर कानून बनाना होता था, तो गवर्नर भारतीय मंत्रियों से सलाह लेता था, जो कि प्रांतीय विधान परिषद में निर्वाचित होकर के आते थे। इसी व्यवस्था को हम द्वैत शासन कहते हैं। ऐसे एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, द्वैत शासन की संकल्पना लायोनिल कॉर्टिस ने दिया था। इनकी एक पुस्तक आई थी जिसका नाम था डायरकी। तो सबसे पहले लायोनिल कॉर्टिस ने ही द्वैत शासन की संकल्पना को दिया था। लायोनिल कॉर्टिस ही द्वैत शासन के जन्मदाता माने जाते हैं।
तो 1919 के इस अधिनियम में इसी द्वैत शासन का इस्तेमाल किया गया, जिसके अंतर्गत प्रांतों के विषयों को आरक्षित और स्थानांतरित में बांट करके थोड़ा बहुत भारतीयों को भी विषय दिए गए जिन पर वो कानून बना सकते हैं। लेकिन आप ये जानते हैं सब कुछ गवर्नर के ऊपर था, केवल भारतीयों को कानून बनाने का अधिकार देकर के दिखावा किया गया था, उनके पास ऐसा कोई भी महत्वपूर्ण विषय नहीं था। इसलिए कुछ लोग इसके बारे में कहते हैं कि इसमें खाने के लिए तो बहुत कुछ दिया गया लेकिन दांत नहीं दिए गए, यानी कि उनके पास सब कुछ था लेकिन वास्तव में था कुछ नहीं, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय तो ब्रिटिश सरकार ने ही अपने पास रखे थे। तो अब हम दूसरे महत्वपूर्ण प्रावधान पर आते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण ये था कि मैंने आपसे बहुत पहले बताया था, कई बार बताया है कि केंद्र में जो विधान परिषद थी उसे हम केंद्रीय विधान परिषद जानते थे, के नाम से जानते थे, यानी उसी को हम ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते थे या केंद्रीय विधान परिषद बोलते थे। तो केंद्रीय विधान परिषद को यहाँ पर द्विसदनात्मक बना दिया गया, बाई कैमरल। ध्यान रखिएगा, प्रांतीय विधान परिषद को नहीं। प्रांतीय विधान परिषद में तो द्वैत शासन शुरू किया गया जिसमें आरक्षित और स्थानांतरित विषय बनाए गए, लेकिन केंद्रीय विधान परिषद में द्विसदनात्मक व्यवस्था लाई गई, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन में बांट दिया गया, जिसे आप आज लोकसभा राज्यसभा के रूप में जानते हैं। तो केंद्रीय विधान परिषद को दो भागों में बांट दिया गया। एक था उच्च सदन जिसे आप काउंसिल ऑफ स्टेट बोल सकते हैं, एक था निम्न सदन जिसे आप विधानसभा बोल सकते हैं या लोअर हाउस बोल सकते हैं। अब जो निम्न सदन था उसका कार्यकाल 3 वर्ष था और उसमें कुल 145 सदस्य थे, यानी कि उस समय का निम्न सदन आज का लोकसभा। आज लोकसभा में आप जानते हैं कितने सदस्य होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बड़ा आसान क्वेश्चन है। लेकिन उस समय जो निम्न सदन बनी थी उसमें 145 सदस्य थे, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 41 मनोनीत होते थे। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आज की लोकसभा में कितने निर्वाचित होते हैं और कितने मनोनीत होते हैं, ये जरूर बताइएगा। अब हम बात करें काउंसिल ऑफ स्टेट या उच्च सदन की, जिसे आज के हिसाब से हम राज्यसभा बोल सकते हैं। तो उस समय उच्च सदन का कार्यकाल 5 वर्ष था और उसमें कुल 60 सदस्य थे। 60 सदस्य थे जिसमें से 33 निर्वाचित होते थे और 27 मनोनीत होते थे। अब आप ये बताइएगा कि उस समय के हिसाब से तो 33 निर्वाचित थे, 27 मनोनीत थे। आज अब बताइए कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, उसमें कितने निर्वाचित और कितने मनोनीत होते हैं। ये बड़ा ही आसान सवाल है। तो आप देख रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा की संकल्पना का जन्म 1919 में हुआ था और इसका अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। अब आपको ये पता है कि किस अधिनियम के माध्यम से ICS में भर्ती का आधार परीक्षा बनाई गई, यानी किस अधिनियम में ये तय किया गया था कि भारतीयों की नियुक्ति या ICS में जो नियुक्ति होगी वो परीक्षाओं के आधार पर होगी। आप ये बताइएगा। तो उसी क्रम में उसी को ध्यान में रखते हुए अब ये कहा गया कि यहाँ पर अब एक लोक सेवा आयोग का गठन होगा भारत में। पहले लोग जाकर के लंदन में परीक्षा देते थे, लेकिन अब कहा गया कि अब भारत में ICS की परीक्षा कराने के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। अब अगर हम लोक सेवा आयोग के इतिहास पर थोड़ी चर्चा कर लें तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप UPSC के इतिहास को देखेंगे तो आप पाएंगे कि 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि एक लोक सेवा आयोग भारत में गठित होगा, लेकिन वास्तव में 1919 के बाद ये प्रावधान में तो था लेकिन लागू नहीं हुआ था। इस प्रावधान को बल तब मिला जब 1923 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक ली कमीशन का गठन किया था। ध्यान रखिएगा, 1923 में ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड ली की अध्यक्षता में एक ली कमीशन का गठन किया था और
इस कमीशन ने 1919 के प्रावधान का समर्थन करते हुए भारत में लोक सेवा आयोग के गठन का समर्थन किया था और ली कमीशन के सुझाव पर 1926 में भारत में लोक सेवा आयोग का गठन पहली बार हुआ। अब 1926 में पहली बार लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था, लेकिन 1935 के अधिनियम में, ध्यान रखिएगा, 1935 के अधिनियम में ये कहा गया कि केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग लोक सेवा आयोग होगा। यानी कि 1935 के अधिनियम से ये कहा गया कि केंद्र के लिए, यानी फेडरल आप बोल सकते हैं उस समय की भाषा में, तो फेडरल के लिए अलग लोक सेवा आयोग होगा, यानी केंद्र के लिए अलग और प्रांतों के लिए अलग। और इसीलिए 1935 के अधिनियम के अंतर्गत 1937 में संघ के लिए, यानी केंद्र के लिए, एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना हुई। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ध्यान रखिएगा। और यही फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 26 जनवरी 1950 को संघ लोक सेवा आयोग बन गया, यानी यूपीएससी बन गया। अब तक मैंने आपको इसी एक्ट के माध्यम से यूपीएससी के इतिहास को बताया था। अब आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि सबसे पहले किस अधिनियम में प्रतियोगी आईसीएस की परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराने की बात की गई थी, यानी आईसीएस में भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा कराने की बात की गई थी। दूसरा सवाल, आईसीएस की परीक्षा पहली बार कब हुई। तीसरा सवाल, पहली बार किस भारतीय ने और किस सन में इस परीक्षा को पास किया था। इस सभी वन लाइनर क्वेश्चन का जवाब आप मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। अब इस अधिनियम में एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि इस अधिनियम में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। यानी कि पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब ये था कि सीधे जनता से वोटिंग कराने की बात की गई थी, लेकिन वास्तव में ध्यान रखिएगा, ये कोई वयस्क मताधिकार नहीं था कि जिसमें 18 वर्ष के हर नागरिक भाग लेगा ना। ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार था, ये कुछ सीमित लोगों के पास था और उनको वोट देने के लिए कुछ मानकों का पालन करना पड़ता था। जैसे वोटर्स के लिए संपत्ति आधार बनाया गया, कर आधार बनाया गया, ब्रिटिश सरकार में कितने साल सेवा कर चुके हैं, इन सब आधार के पर उनको मतदाता घोषित किया जाता था। मतलब हर कोई वोट नहीं दे सकता था। यानी कि प्रत्यक्ष निर्वाचन तो था, लेकिन प्रत्यक्ष निर्वाचन के क्राइटेरिया में हर व्यक्ति नहीं आता था। उसके लिए ब्रिटिश सरकार ने मानक बनाए थे, संपत्ति के आधार पर, ब्रिटिश सरकार के सेवा में के आधार पर या टैक्स पे करने के आधार पर। तो कुछ ही लोगों को प्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार था, सबको नहीं था। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, इस अधिनियम के माध्यम से प्रत्यक्ष निर्वाचन की बात सामने आई और इस अधिनियम के माध्यम से भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान भी किया गया था। अब इसके पहले आपने देखा था कि 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, जिसे आप कम्युनल इलेक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिमों को ही अधिकार दिया गया था। अर्थात हिंदू और मुस्लिमों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। अब उसी कम्युनल इलेक्शन सिस्टम यानी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया और इसमें सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीय सभी के लिए पृथक पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। यानी कि जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र पहले केवल हिंदू और मुस्लिमों के लिए था, अब वो सिख, ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों पर भी लागू हो गया। यानी कि संक्षेप में आप कह सकते हैं कि इस अधिनियम के माध्यम से कम्युनल इलेक्शन सिस्टम का विस्तार किया गया, यानी एक्सटेंड किया गया, अर्थात सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। तो अब आप इतनी चीज़ों को पढ़ चुके हैं। आप ये लिस्ट में देख रहे हैं कि मैंने कितने अधिनियम की चर्चा की, कितने सारे अधिनियम मैंने बताए। अब हम धीरे धीरे 1935 अधिनियम और संविधान के अन्य भाग और अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। इस लेक्चर में मैं किसी आर्टिकल की चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो ये हो चुका है। लेकिन मैं अपने अगले लेक्चर में वर्तमान में घटित होने वाले कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाओं और उनसे संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा करूंगा। तो मेरा अगला वीडियो इसी पर बेस्ड होगा।